हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 8 का मैथ पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 हम पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। मैंने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मैंने उसका लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं संख्याओं के गुणधर्म के बारे में। संख्याओं के गुणधर्म के बारे में पढ़ने से पहले हम प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या के बारे में थोड़ी और बातें जान लेते हैं। दोस्तों, मैंने आपको कल बताया था प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या। प्राकृत संख्या गिनती वाली संख्या जो होती है उसको हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। 1 से लेकर अनंत तक प्राकृत संख्या होती है जिसकी हम गिनती कर सकते हैं। मतलब जिस संख्या से हम वस्तुओं की गिनती कर सकते हैं वैसी संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में ही अगर हम 0 ऐड कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या में अगर हम ऋणात्मक वाली संख्या ऐड कर दें तो वो पूर्णांक संख्या बन जाती है। तो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या समझ गए होंगे। परिमेय संख्या P/Q के रूप में हम जिसे लिख सकते हैं और इसका Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है तो यस, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। तो यहाँ इसका आंसर हाँ हो जाएगा। पूर्ण संख्या क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है? तो हाँ, इसका आंसर भी हाँ होगा क्योंकि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है। अगर ये पूछा जाए कि क्या सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है तो इसका आंसर भी हाँ होगा क्योंकि सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या भी शामिल है। और क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है? तो हाँ, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है क्योंकि पूर्णांक संख्या में पूर्ण संख्या भी शामिल है। क्या सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है? तो हाँ, सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है क्योंकि परिमेय संख्या में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या तीनों होता है, तो सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होगी। अगर इसका अपोजिट पूछा जाए कि क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या है तो इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं है। क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है तो इसका आंसर भी नहीं हो जाएगा। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है तो इसका आंसर भी नहीं हो जाएगा। आई होप आपको प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं संख्याओं के गुणधर्म के बारे में। तो संख्याओं के 3 गुणधर्म हैं। तो पहला है समवृत्त या समरक नियम जिसे क्लॉजर लॉ बोलते हैं, क्रम विनिमयता कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, सहचारिता या सहचारिता का नियम तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो ये तीनों लॉ हम पढ़ेंगे। ये तीनों लॉ आपके बुक में दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समवृत्त या समरक नियम के बारे में। पूर्ण संख्या को हमें चेक करना है कि योग, व्यवकलन, गुणन और भाग के अंतर्गत समवृत्त है या नहीं है। पहले हम योग का चेक कर रहे हैं, ठीक है। 8 + 15 23 हुआ। तो 8 क्या है? पूर्ण संख्या है। और 15 क्या है? ये भी पूर्ण संख्या है। और 23 ये भी पूर्ण संख्या है। तो कहने का मतलब है कि पूर्ण संख्या प्लस पूर्ण संख्या, इसका योग पूर्ण संख्या ही आता है। 14 + 7 है तो 14 भी पूर्ण संख्या है और 7 भी पूर्ण संख्या है। 14 और 7 21 हो जाएगा, तो 21 भी पूर्ण संख्या है। इसीलिए पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत समवृत्त है। अर्थात किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं a तथा b के लिए a + b सदैव एक पूर्ण संख्या है। अब व्यवकलन का देखते हैं। व्यवकलन मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। 6 - 4 है तो 6 में से 4 जाएगा, 2 आएगा। 6 क्या है? पूर्ण संख्या। 4 क्या है? पूर्ण संख्या। 2 क्या है? पूर्ण संख्या। तो मतलब पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या को माइनस करेंगे तो पूर्ण संख्या आ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि ये दोनों प्लस वाली संख्या है। 6 भी प्लस वाली संख्या और 4 भी प्लस वाली संख्या है। अब यहाँ पे देखते हैं, छोटी संख्या है, पहले 4 है, 4 में से 5 को माइनस करेंगे तो
1 आ रहा है। तो क्या पूर्ण संख्या में माइनस वाली संख्या आती है? नहीं आती है। -1 ये तो पूर्ण संख्या नहीं है, ये तो पूर्णांक संख्या में आता है। तो इसीलिए पूर्ण संख्या व्यवकलन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। 3 में से 7 जाएगा, 3 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा? -4। 7 में से 3 जाएगा तो 4 होगा। तो यहाँ पे चेक ये करना है कि अगर हम किसी भी तरह से जोड़ें या फिर घटाएं तो हमारा पूर्ण संख्या आना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ योग में ही ऐसा हो रहा है कि अगर हम योग में किसी भी तरह से जोड़ेंगे तो हमारा पूर्ण संख्या आ जाता है जोड़ने पे भी, लेकिन घटाव में ऐसा नहीं हो रहा है। अगर हम छोटी संख्या में बड़ी संख्या को घटा रहे हैं तो हमारा माइनस वाला संख्या आ जाता है, प्लस वाली संख्या नहीं आ रही है। माइनस वाली संख्या तो पूर्णांक संख्या में आता है। तो -1 पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए पूर्ण संख्या व्यवकलन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। अब गुणन में देखते हैं। 0 × 4, 0 हो गया। 0 ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। 4 ये भी एक पूर्ण संख्या है और इसका मल्टीपल आया 0, तो 0 भी एक पूर्ण संख्या है। तो 3 × 5, 3 और 5 भी पूर्ण संख्या है, 15 भी पूर्ण संख्या है। 2 × 4 करेंगे तो 8 आ रहा है। 2 और 4 भी पूर्ण संख्या है और 8 भी पूर्ण संख्या है। तो गुणन में हम किसी भी तरह से गुणा कर रहे हैं तो हमारा गुणा करके पूर्ण संख्या आ रहा है, तो इसीलिए पूर्ण संख्या गुणन के अंतर्गत सम्मिलित है। गुणन के अंतर्गत पूर्ण संख्या सम्मिलित है। पूर्ण संख्या गुणन के अंतर्गत सम्मिलित है। पूर्ण संख्या व्यवकलन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत सम्मिलित है। भाग में देखते हैं। 4 भाग 5 करेंगे तो कितना आएगा? 4/5। तो यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। 2 भाग 4 करेंगे तो कितना आएगा? 2/4 आएगा। 4 भाग 2 करेंगे तो 2 आता है। तो हर तरह से हमारा आना चाहिए पूर्ण संख्या। तो लेकिन यहाँ पे 4 भाग 5 कर रहे हैं तो 4/5 आ रहा है। 2 भाग 4 करेंगे तो 2/4। 4 भाग 2 करेंगे 2 आएगा। तो यहाँ पे हर तरह से हमारा आना चाहिए पूर्ण संख्या, लेकिन यहाँ पे पूर्ण संख्या हर बार नहीं आ रहा है, तो इसीलिए पूर्ण संख्या भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो इसीलिए पूर्ण संख्या भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। अब देखते हैं हम पूर्णांक को। अब यहाँ पूर्णांक संख्या है, इंटीजर नंबर जिसको बोलते हैं। योग का पहले देखते हैं। -8 + 5। -8 क्या है? पूर्णांक संख्या है। 5 क्या है? ये भी पूर्णांक संख्या है। और -3 क्या है? ये भी एक पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पे प्लस करने पे पूर्णांक संख्या आ रहा है। दो पूर्णांक संख्या का योग हम करते हैं तो उसका रिजल्ट भी पूर्णांक संख्या आता है। 8 + 7 करेंगे 15 आएगा। 8 और 7 क्या है? पूर्णांक संख्या है और 15 भी पूर्णांक संख्या है। तो मतलब ये भी पूर्णांक संख्या और ये भी पूर्णांक संख्या। अब यहाँ पे देखते हैं -7 + -4 है, तो -7 भी पूर्णांक संख्या है, -4 भी पूर्णांक संख्या है और -11 भी पूर्णांक संख्या है। -9 + 2 करेंगे तो कितना आएगा? -7 आ जाएगा। तो क्या है? -7 क्या है? पूर्णांक संख्या है और -9 भी पूर्णांक संख्या है और 2 भी पूर्णांक संख्या है। तो इसीलिए पूर्णांक संख्या योग के अंतर्गत सम्मिलित है, मतलब पूर्णांक संख्या योग के अंतर्गत सम्मिलित है। व्यवकलन में देखते हैं। 12 - 7 है तो 5 आया, तो 5 एक पूर्णांक संख्या है। 7 भी पूर्णांक संख्या और 12 भी पूर्णांक संख्या है। 7 में से 12 जाएगा, -5 आया, तो -5 भी एक पूर्णांक संख्या है। -9 - 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? -11 हो जाएगा। -4 - 5 करेंगे कितना होगा? -9 होगा। तो यहाँ पे ये सभी क्या है? पूर्णांक संख्या है, अतः पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत सम्मिलित है। तो ये पूर्णांक संख्या व्यवकलन के अंतर्गत सम्मिलित हो गया। गुणन का देखते हैं। 5 × 18 90। 5 पूर्णांक संख्या है, 18 भी पूर्णांक संख्या और 90 भी पूर्णांक संख्या है। -8 × 5 तो -40 आया, तो ये दोनों भी पूर्णांक संख्या है और ये भी पूर्णांक संख्या है। -5 × -4 तो यहाँ पे 20 आएगा, तो 20 भी एक पूर्णांक संख्या और ये दोनों भी पूर्णांक संख्या है। 3 × 7 करेंगे तो 21 होगा, तो ये दोनों भी पूर्णांक संख्या है और ये भी पूर्णांक संख्या है। कहने का मतलब ये है कि पूर्णांक गुणन के लिए सम्मिलित है। तो पूर्णांक संख्या गुणन में भी सम्मिलित है। अब देखते हैं भाग का। 4 भाग 5, 4/5 आया। 4/5 एक पूर्णांक संख्या नहीं है, अतः पूर्णांक भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, तो ये भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। परिमेय संख्या का देखते हैं। रैशनल नंबर। परिमेय संख्या का यहाँ पे परिभाषा दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो या व्यक्त की जा सके परिमेय संख्या कहलाती है।
जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q इक्वल टू नहीं है 0, जैसे 0, -5, 3/5, -7/12 आदि। क्योंकि संख्याएं 0, -5, 7 आदि को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए ये सभी परिमेय संख्या है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है, और इसको आप नोट भी कर सकते हैं अपने कॉपी में। ये हम परिमेय संख्याओं के समवृद्ध गुणधर्म को देख लेते हैं। योग में देखते हैं, -2/3 + 5/6 बराबर है -4 + 5/6। तो पहले यहाँ 3 और 6 का एलसीएम लिया गया है, 6 आया एलसीएम, 3 से 6 में भाग दिया गया, 2 आएगा भागफल, 2 को 2 से गुना कर दिया गया है, 4 आया, माइनस है तो -4 आएगा, प्लस है यहाँ पे तो प्लस हो गया, 6 में से 6 में भाग देंगे तो 1 आएगा भागफल, भागफल को गुना कर देंगे 5 से, यानी 1 गुना 5 करेंगे, 5 आएगा, तो इसका आ गया 1/6। तो 1/6 क्या है? एक परिमेय संख्या, इसीलिए परिमेय संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध होगी। फिर यहाँ एक और उदाहरण है, ठीक है, तो यहाँ भी वैसे ही किया गया है। तो अतः स्पष्ट है कि परिमेय संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध है। तो यहाँ पे हम इसको सही का निशान लगा देते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध है। व्यवकलन का देखते हैं, 8/3 - 5/6 बराबर 16 - 5/6 बराबर 11/6 आया। तो 11/6 क्या है? परिमेय संख्या है। तो इसी तरह से यहाँ भी किया गया है। इस प्रकार हम पाते हैं कि परिमेय संख्या व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध है, अर्थात किन्हीं दो परिमेय संख्याओं a तथा b के लिए a - b भी एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को माइनस कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट जो है परिमेय संख्या आ रहा है। तो इसीलिए परिमेय संख्या व्यवकलन के अंतर्गत भी समृद्ध है। गुणन में देखते हैं, -4/5 × 8/3, तो इसका कितना आया रिजल्ट? -32/15। तो ये क्या है? परिमेय संख्या है, और ये दोनों भी परिमेय संख्या है, यानी कि दो परिमेय संख्या को गुना करने पे परिमेय संख्या आता है। और इसी तरह से यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल है, और यहाँ पे भी फिल करने के लिए दिया गया है, यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। स्पष्ट है कि परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत समृद्ध है, अर्थात दो परिमेय संख्या a तथा b के लिए a × b भी एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत भी समृद्ध है। भाग में देखते हैं, -5/4 भाग 5/3 बराबर -5/4 गुना 3/5। तो भाग में क्या होता है कि ये इधर वाला जो रहता है ये उल्टा हो जाता है, यहाँ 5/3 है तो यहाँ 3/5 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे -15/20 आया है। -5 और 3 को गुना करने पे -15 आया, 4 और 5 गुना करने पे 20 आया, तो -15/20। तो ये एक परिमेय संख्या है। और इसी तरह से इसको यहाँ पे करेंगे तो 15/7 और 5/2 करेंगे, 75/14 आ जाएगा। तो ये भी एक परिमेय संख्या है। तो आगे देखते हैं, क्या इनका हल एक परिमेय संख्या है? अतः स्पष्ट है कि परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत समृद्ध है, अर्थात दो परिमेय संख्याएं a तथा b के लिए a भाग b भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या a के लिए a भाग 0 परिभाषित नहीं है, अतः परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। तथापि यदि हम शून्य को शामिल नहीं करें तो शेष सभी परिमेय संख्याओं का समूह भाग के अंतर्गत समृद्ध है। अगर परिमेय संख्या भाग में इस रूप में रहेगा तो परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं होगा। अगर परिमेय संख्या भाग में इस रूप में रहेगा तो वो भाग के अंतर्गत समृद्ध हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं क्रम विनिमयता। पूर्ण संख्या, पहले हम देखते हैं पूर्ण संख्या का योग। क्रम विनिमयता का क्या होता है? a + b, b + a। तो ये होता है क्रम विनिमयता का नियम। तो यहाँ भी वही है, 5 + 7 है 12 आया, 7 + 5 है तो 12 आया। तो यानी कि ये दोनों बराबर है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी बराबर आ रहा है, 3 और 8 11, 8 और 3 11। 0 + 6 करेंगे 6, 6 + 0 6। इसीलिए यहाँ पे दिया गया है कि दो पूर्ण संख्याओं के लिए योग का क्रम विनिमय नियम सत्य है। व्यवकलन में देखिए, 8 - 2 6, 2 - 8 -6, यहाँ पे बराबर नहीं आ रहा है, इसीलिए दो पूर्ण संख्याओं के लिए व्यवकलन का क्रम विनिमय नियम सत्य नहीं है। तो पूर्ण संख्या के लिए योग का क्रम विनिमय नियम सत्य है योग के लिए, लेकिन व्यवकलन के लिए सत्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों बराबर नहीं आ रहा है। 8 में से 2 जा रहा है तो 6, 2 में से 8 जाएगा तो -6, दोनों बराबर नहीं है, तो इसीलिए व्यवकलन के अंतर्गत ये सही नहीं है। गुना में देखते हैं,
5 गुना 3 करेंगे 15, 3 गुना 5 करेंगे 15। इसीलिए दो पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन का क्रम विनिमय नियम सत्य है। तो गुणा के लिए क्रम विनिमय नियम सत्य है। भाग में देखते हैं 4 भाग 5 बटा 4 बटा 5 तथा 5 भाग 4 5 बटा 4। तो यहाँ पे हम 4 भाग 5 करें तो 4 बटा 5 आ रहा है, 5 भाग 4 करें तो 5 बटा 4 आ रहा है। तो दोनों बराबर नहीं आ रहा है, इसीलिए दो पूर्ण संख्याओं के लिए भाग का क्रम विनिमय नियम सत्य नहीं है। ठीक है, तो ये भी सत्य नहीं होगा। अब पूर्णांक का देखते हैं। पूर्णांक में भी वैसे ही होगा, a प्लस बी, बी प्लस ए। तो यहाँ पे वही क्या गया है, -5 a है और +4 b है। ठीक है, तो इसी को यहाँ पे उल्टा लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों ही साइड बराबर आ रहा है, यानी कि -5 प्लस 4 कर रहे हैं -1 आ रहा है, 4 प्लस -5 कर रहे हैं तो -1 आ रहा है। तो दोनों बराबर आ रहा है, इसीलिए दो पूर्णांक संख्याओं के लिए योग का क्रम विनिमय नियम सत्य है। तो पूर्णांक संख्याओं के लिए योग का क्रम विनिमय नियम सत्य है। व्यवकलन में देखते हैं, पूर्णांक के घटाव के लिए सोचते हैं। कोई भी दो पूर्णांक लीजिए व उन्हें घटाइए। तो यहाँ पे -8 माइनस +3 बराबर -11 आया, 3 माइनस 8 क्या गया है तो 11 आया। तो यहाँ पे बराबर नहीं आया है दोनों। तो दो पूर्णांक संख्याओं के लिए व्यवकलन का क्रम विनिमय नियम सत्य नहीं है। तो व्यवकलन के लिए क्रम विनिमय नियम सत्य नहीं है पूर्णांक के लिए। अब देखते हैं गुणन का। तो -4 गुना +5 बराबर -20 आया, 5 गुना -4 -20 आया, यानी कि दोनों बराबर आया है। इसीलिए दो पूर्णांक संख्याओं के लिए गुणन का क्रम विनिमय नियम सत्य है, तो इसके लिए सत्य हो जाएगा। भाग में देखते हैं, -5 भाग +2 है, -5 बटा +2, -5 बटा 2 आया, +2 भाग -5 +2 बटा 5, यानी कि -2 बटा 5 आया। तो दोनों बराबर नहीं आया है, दोनों साइड बराबर नहीं है। इसीलिए दो पूर्णांक संख्याओं के लिए भाग का क्रम विनिमय नियम सत्य नहीं है, तो ये सत्य नहीं। परिमेय संख्या में देखते हैं, योग का -5 बटा 4 प्लस 7 बटा 8 और यहाँ 7 बटा 8 प्लस -5 बटा 4। तो दोनों का रिजल्ट हम देखते हैं। तो इसको सॉल्व करने पे आया -3 बटा 8 और इसको भी सॉल्व करने पे -3 बटा 8 आया है, यानी कि दोनों साइड बराबर आया है। तो परिमेय संख्या में योग का क्रम विनिमय नियम सत्य है। यहाँ पे इसी तरह से एक और उदाहरण देके समझाया गया है। व्यवकलन में देखते हैं, 5 बटा 4 -7 बटा 16 है बराबर, इसको सॉल्व करने पे कितना आया है 27 बटा 16। फिर क्रम बदलने पर मतलब उसी को उल्टा कर दिया गया है, -7 बटा 16 -5 बटा 4 किया गया है। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आया है -27 बटा 16। तो इसका रिज़ल्ट क्या आया, दोनों बराबर नहीं आया है, दोनों साइड बराबर नहीं है, मतलब ये और ये इन दोनों का जो रिज़ल्ट आया है अलग अलग आया है। तो इसीलिए परिमेय संख्याओं के लिए व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। गुणन में देखते हैं, -6 बटा 5 गुना -3 बटा 7 बराबर 18 बटा 35 आया है। इसको क्रम बदलने पर मतलब इसको उल्टा कर दिया गया है, -3 बटा 7 गुना -6 बटा 5 किया गया है, तो उतना ही आया, दोनों बराबर आया है, दोनों बराबर आया। तो इसीलिए परिमेय संख्याओं के लिए गुणा का क्रम विनिमय नियम सत्य है। तो ये गुणा के लिए सत्य है। भाग -4 बटा 5 भाग 3 बटा 7, तो इसको सॉल्व करने पे कितना आया -28 बटा 15। फिर इसका क्रम बदल दिया गया, मतलब अब 3 बटा 7 भाग -4 बटा 5 किया गया है। तो इसको सॉल्व करने पे -15 बटा 28 आया। तो दोनों का अलग अलग रिजल्ट आया, इसका भी अलग आया और इसका भी अलग आया, मतलब दोनों बराबर नहीं है। इसलिए परिमेय संख्याओं के लिए भाग का क्रम विनिमय नियम सत्य नहीं है। तो इसलिए हम भाग में क्रॉस लगा देते हैं, क्योंकि इसके लिए क्रम विनिमय नियम सत्य नहीं है। अब इस सारणी को देखते हैं। निम्नलिखित सारणी को क्रम विनिमयता नियम के लिए पूरा कीजिए। परिमेय संख्या में योग के लिए, व्यवकलन के लिए, गुणन के लिए, भाग के लिए, पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृत संख्या। तो परिमेय संख्या का पहले देखते हैं। योग के लिए, योग में क्रम विनिमय नियम सत्य है, व्यवकलन में सत्य नहीं है, गुणन के लिए सही है क्रम विनिमय नियम। परिमेय संख्या के लिए यहाँ पे हाँ लिख देते हैं। भाग के लिए, तो भाग के लिए सही नहीं है, मतलब इसमें क्रम विनिमय नियम फिट नहीं बैठ रहा है परिमेय संख्या में, तो यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। पूर्णांक संख्या में देखते हैं। पूर्णांक संख्या में योग के लिए क्रम विनिमय नियम
सत्य है, हाँ लिखेंगे। व्यवकलन में नहीं है, और गुणन के लिए हाँ है, और भाग के लिए नहीं होगा। ठीक है। पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या में भी योग के लिए हाँ, व्यवकलन के लिए नहीं हो जाएगा, गुणन के लिए हाँ, भाग के लिए नहीं। प्राकृत संख्या योग के लिए हाँ, व्यवकलन के लिए नहीं, गुणन के लिए हाँ, भाग के लिए नहीं। ठीक है। अब हम सहचारिता या सहचारिता का नियम देखते हैं, यानी एसोसिएटिव लॉ हम पढ़ेंगे। पूर्ण संख्या का पहले देखते हैं। सहचारिता या सहचारिता के नियम में क्या होता है? इसका होता है a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी। तो ये सहचारिता का नियम। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि यहाँ जो पूर्ण संख्या दी गई है ये सहचारिता का नियम का पालन कर रही है या फिर नहीं। 5 + 4 + 6 है, तो यहाँ 9 लिखा गया, मतलब इन दोनों को जोड़ के 9, और ये +6, 9 और 6 15 होगा। 5 + 4 + 6 बराबर 5, और 4 और 6 को जोड़ेंगे 10 होगा, यहाँ पे 15 हो गया। तो यहाँ भी इस तरह से करने पे भी 15 आया, और यहाँ पे ऐसे भी करने पे 15 आया। मतलब ये पूर्ण संख्या जो यहाँ पे दी गई है वो सहचारिता के नियम का पालन कर रही है। इसीलिए 3 पूर्ण संख्याओं के लिए योग का सहचारिता सत्य है, तो ये सत्य हो गया। अवकलन यानी घटाव में देखते हैं। यहाँ पे 7 - 8 - 5, फिर 7 - 8 - 5, तो इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। ठीक है। इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करके देखेंगे कि दोनों बराबर आता है या नहीं आता है। तो 7 - 8 - 5 और -1 - 5, तो यहाँ पे क्या किया गया है? 7 में से 8 जाएगा -1 और ये -5 आ गया। ठीक है। अब -1 और -5 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ? तो यहाँ पे आ जाएगा -6। यहाँ पे 7 - 8 - 5, मतलब कि इसको सॉल्व किया जा रहा है यहाँ पे। तो 7 8 में से 5 जाएगा 3, 7 में से 3 जाएगा 4 आ गया। तो मतलब दोनों बराबर नहीं है, तो इसलिए 3 पूर्ण संख्याओं के लिए व्यवकलन का सहचारिता सत्य नहीं है। गुणन में देखते हैं। 5 × 4 × 6, 5 × 4 × 6, A B और ये C है, और यहाँ पे A B C। इसको देखते हैं। 5 × 4 × 6, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा? 5 × 4 20 × 6। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 × 4 × 6, 5 × 4 24, 5 × 24 करेंगे तो यहाँ पे 120 आएगा। मतलब दोनों बराबर आया, दोनों साइड बराबर हो गया। इसीलिए 3 पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन की सहचारिता सत्य है। तो यहाँ पे हम सही का निशान इसमें लगा देते हैं। भाग के लिए देखते हैं। क्या 4/5 भाग 8 बराबर 4/5/8, मतलब दोनों साइड बराबर है या नहीं है? तो सहचारिता में बदलने पे इसका रिजल्ट क्या आया कि दोनों बराबर नहीं है, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। तो इसलिए 3 पूर्ण संख्याओं के लिए भाग सहचर्य नहीं है, तो यहाँ पे गलत का निशान लगा देते हैं। पूर्णांक संख्या में देखते हैं। योग के अंतर्गत देखते हैं। योग में क्या है? 5 -5 + 4 + -2 बराबर -1 + -2 बराबर -3। इसको सॉल्व करने पे -3 आया, और इसको सॉल्व करने पे भी -3 आया, मतलब दोनों तरफ बराबर आया है। इसलिए 3 पूर्णांक संख्याओं के लिए योग का सहचारिता सत्य है। तो 3 पूर्णांक संख्याओं के लिए योग का सहचारिता सत्य हो गया। व्यवकलन में देखते हैं। तो व्यवकलन में क्या किया गया है? यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे आया -3, फिर इसको सॉल्व करने पे आ गया है -15, यानी दोनों साइड बराबर नहीं है। 3 पूर्णांक संख्याओं के लिए व्यवकलन का सहचारिता सत्य नहीं है, तो ये इसमें हम गलत का निशान लगा देते हैं। गुणन में देखते हैं। 5 × -4 × -2 बराबर -20 × -2 40 है। फिर यहाँ पे इस तरह से इसको सॉल्व किया गया है। सहचारिता का नियम यहाँ पे लगा के सॉल्व किया जा रहा है। तो यहाँ पे 40 आया और यहाँ भी 40 आया, तो दोनों साइड बराबर है। इसलिए 3 पूर्णांक संख्याओं के लिए गुणन का सहचारिता सत्य है। भाग में देखते हैं। -5/2 भाग -3, -5/2 भाग -3, तो इसका क्या रिजल्ट आया है?
इसका रिज़ल्ट ये आया कि ये दोनों जो है अलग अलग यहाँ पे इसका रिज़ल्ट निकला है। तो दोनों साइड बराबर नहीं है, तो दोनों बराबर नहीं है, तो इसीलिए 3 पूर्णांक संख्याओं के लिए भाग का सचारिता सत्य नहीं है। परिमेय संख्या में देखते हैं। परिमेय संख्या में क्या है, पहले योग का देखते हैं। योग में a प्लस बी प्लस सी किया गया, फिर a प्लस बी प्लस सी, इस तरह से किया गया। इसमें दोनों का रिजल्ट एक ही जैसा आया है, यानी कि दोनों साइड बराबर है, इसीलिए 3 परिमेय संख्याओं के लिए योग का सचारिता सत्य है। व्यवकलन में देखते हैं। व्यवकलन में क्या हुआ, यहाँ पे a माइनस बी माइनस सी, फिर a माइनस बी माइनस सी किया गया है, और दोनों में रिजल्ट जो है अलग अलग आया है, तो इसीलिए परिमेय संख्याओं के लिए व्यवकलन की सचारिता सत्य नहीं है, तो इसमें हम गलत का निशान लगा देंगे। फिर गुणन में देखते हैं। a गुना बी गुना सी, a गुना बी गुना सी किया गया है, तो दोनों में रिजल्ट जो है बराबर आया है दोनों साइड, इसीलिए परिमेय संख्याओं के लिए गुणन का सचारिता सत्य है। फिर भाग में देखते हैं। a भाग b भाग c, और यहाँ पे a भाग b भाग c किया गया है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, दोनों साइड ये दोनों अलग अलग इसका रिजल्ट आया है, तो दोनों बराबर नहीं है, तो इसीलिए परिमेय संख्याओं के लिए भाग सचारिता नहीं है। सारणी को देखते हैं। सहचर्य नियम के लिए सत्य है। योग के व्यवकलन के गुणन के भाग के। परिमेय संख्या का पहले देखते हैं। परिमेय संख्या योग के लिए सही है तो हाँ लिखेंगे, व्यवकलन के लिए नहीं, गुणा के लिए गुणन के लिए हाँ, भाग के लिए नहीं। पूर्ण संख्या योग के लिए, पूर्ण संख्या योग के लिए हाँ, व्यवकलन के लिए नहीं, और गुणन के लिए हाँ, भाग के लिए नहीं। पूर्णांक संख्या योग के लिए हाँ, व्यवकलन के लिए नहीं, गुणन के लिए हाँ, और भाग के लिए नहीं। प्राकृत संख्या योग के लिए हाँ, व्यवकलन के लिए नहीं, गुणन के लिए हाँ, और भाग के लिए नहीं हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड साइड वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।